आज लास्ट क्लास है हमारी मोंगोडीबी की। मोंगोडीबी मेरे ख्याल इतनी मतलब है तो उसमें अभी बहुत सारे टॉपिक्स, लेकिन ये है कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे ना, और जितने सबसे ज़्यादा आप मतलब कोई भी चीज़ें जैसी जो कि आप प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करते ही करते हो, वो ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम चीज़ें हमने देख ली। ठीक है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास ज़्यादातर CRUD ऑपरेशंस होते हैं। ठीक है, और हमने स्कीमा वगैरह बनाना देख लिया कि उसमें क्या क्या होती है, और उसके अंदर हमें क्या कहते हैं, जो बेसिक एक्चुअल लॉजिक्स होती हैं जिनकी बेस के ऊपर आप स्कीमाज अपने बना रहे होते हो, वो हमने तमाम चीज़ें हमने देख ली हैं। बस एक मेन टॉपिक रह गया था। मैं सोच रहा था कि आज की क्लास भी क्या कहते हैं, हम अपनी मोंगोडीबी को रहने ही देते हैं, हम सीधा रिएक्ट नेटिव पे चले जाते हैं। लेकिन एक टॉपिक ऐसा है जो कि मैं आप लोगों को कवर करवाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर हम वापस आ जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। एक चीज़ हमारे पास जो है वो यूज़ होती है काफ़ी मोंगूज के अंदर, कि अगर आपको कोई भी डेटा आपके पास है, आपको सिर्फ उस डेटा को चेक करवाना है कि वो डेटा आपके डेटाबेस में जाने के लायक है या नहीं। यानी डेटाबेस के अंदर आपने जो भी अपनी लॉजिक्स बनाई थी, जो भी आपने वैलिडेशंस वगैरह सेट की थी, उनके हिसाब से वो ठीक है या नहीं। आपको भी सेव नहीं कराना उसको, आपको सिर्फ चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपने जैसे यहाँ पे इन्होंने बनाया एक स्कीमा बनाया जिसमें नेम स्ट्रिंग और एज, टाइप नंबर और मिनिमम 0। अब इससे क्या समझ में आ रहा है हमें कि यहाँ पे कोई भी नंबर आ जाएगा। ठीक है, और मिनिमम नंबर क्या आ सकते हैं यहाँ पे, यानी अगर मैं कोई माइनस में वैल्यू दूं तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास पर्सन मंगूस डॉट मॉडल, ये तो हमें पता है ना। ठीक है सब, फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने न्यू पर्सन बनाया, उसको बार नेम फू और एज बार दे दिया उसको। ठीक है, और फिर उसी जो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन के आया था उसके ऊपर डॉट सेव करते हैं ना हम, टी डॉट सेव, इन्होंने डॉट वैलिडेट कॉल कर लिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बता रहा है आपको कि ये वैलिडेशन उसकी फेल कर देगा। आपको बता देगा कि ये जो डेटा है ये सही नहीं है डेटाबेस के, जो हमने रूल्स बनाए हुए हैं, जो रूल्स सेट किए थे डेटाबेस के अंदर, उसके हिसाब से ठीक नहीं है। सही है। अच्छा, बिल्कुल उसी तरीके से इन्होंने दोबारा से P2 किया, न्यू पर्सन, इस बार नेम इन्होंने फू दिया और एज में -1 दिया। तो दोबारा से आप उस पर वैलिडेट कॉल कर लो, तो ये दोबारा से डेटाबेस के अंदर से उसको चेक करके आपको लाके बता देगा कि वो चीज़ डेटाबेस में जाने के लायक है या नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर हम जब अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, अपडेट करते वक्त हमने यहाँ पे कोई भी डेटा देना था, तो हमने यहाँ पे उसको बताया, एक और कॉमा लगा के एक ऑप्शनल ऑब्जेक्ट उसको पास किया, और उसके अंदर हमने प्रॉपर्टी क्या रखी, रन वैलिडेटर्स ट्रू। तो ये रन वैलिडेटर्स ट्रू पता है क्या करेगा, अभी ये अपडेट करते वक्त बेसिकली आपकी जो वैलिडेशंस होती हैं उनको नहीं रख रहा होता, देख रहा होता। तो ये अपडेट करते वक्त भी आपकी वैलिडेशंस को नज़र में रखेगा, क्योंकि बेसिकली अपडेट आप जिस भी फील्ड के ऊपर कर रहे होते हो उसमें ज़्यादातर आपके पास डेटा पहले से ऑलरेडी होता है। आप किसी न किसी एक आध फील्ड को ही अपडेट कर रहे होते हो, तो उसमें वैलिडेशन आपने खुद बैकएंड पे कहीं ना कहीं से लगाई होती है। तो खैर मुझे पता नहीं कि अब ये क्या कहते हैं, खुद से वैलिडेशन बंद कर देता है या क्या कर देता है, लेकिन ये अगर आपके पास नहीं चल रही हो तभी तो आप ये वाला ऑब्जेक्ट उसको पास कर दो, रन वैलिडेटर्स ट्रू। तो ये हर बार अपडेट करते वक्त जब भी आप इसको पास करोगे तो ये वैलिडेटर्स को अपने चला लेगा। इसके अलावा हमारे पास मोंगूज के अंदर कस्टम वैलिडेटर्स होते हैं, वो भी हम देख रहे हैं, जैसे कि ये रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, अब ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने जहाँ पे जैसे हमने टाइप बताई थी ना, टाइप के आगे इन्होंने क्या कर दिया, रिक्वायर्ड ट्रू। ठीक है, यानी कि अगर ये वाला डेटा अगर कभी भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाते हुए नहीं भेजा तो मेरे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, यानी कोई नया मेरे पास क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए डेटाबेस के अंदर इस फील्ड का एटलीस्ट पास करना ज़रूरी है। और देख लेते हैं इसमें वैलिडेशंस के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें। कोड करके दिखाना तो ज़रूरी नहीं है ना, आपको यहाँ से समझ में आ रहा है ना सब कुछ, जितना आपने पढ़ लिया आपको समझ में आना भी चाहिए। ठीक है, वरना ये बहुत इजी एग्जांपल है, आपने सिर्फ यहाँ से कॉपी करनी है, चीज़ें कोड रखना है, उठाना है अपने पास और अपने पास पेस्ट करना, और ये चीज़ चलने लग जाएंगी। मैंने इसीलिए आपको बताया था लास्ट क्लास में कि मोंगोज की डॉक्यूमेंटेशन सबसे अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया मिन मैक्स। ठीक है, अच्छा मिन के अंदर हमने क्या दिया, यहाँ पे देख रहे हो, हमने यहाँ पे उसको एक बजाय इसके कि हम उसको डायरेक्टली डेटा पास करते, हमने उसको क्या दिया, एक एरे पास किया। ठीक है, और एरे के अंदर सेकंड चीज़ पता है क्या है, ये मैसेज है। यानी जब भी ये वाली जो वैलिडेशन है हमारी ये फेल होती है तो ये वाला मैसेज चला जाएगा। यानी हमने कोई भी डेटा पास किया उसको, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्स था, ठीक है, तो उसका जो भी नंबर था वो जैसे ही
ये जो मिनिमम वैल्यू है हमारी 6, इससे कम जाता है तो क्या होगा, ये वाला मैसेज चला जाएगा। अगर आप ये मैसेज नहीं रखते तो मोंगूस अपना जो एरर का वो है वो दे रहा होगा, लेकिन आप चाह रहे हो कि मोंगूस अपना एरर मुझे ना बताए, मेरा जो पर्सनल मैसेज है वो मुझे बताए, ठीक है, इस डेटा के वैलिड ना होने के ऊपर, तो फिर आप इस तरीके से उसको सेट करा सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से टाइप में बताया इन्होंने नंबर रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है, बेकन के अंदर, और उसने फिर उसके बाद उसके बता दिया वाई नो बेकन। अच्छा उसके बाद फिर हमारे पास ड्रिंक है। अच्छा ये इसके इसके बारे में पता है ना, इनम हमने कब पढ़ा था, याद है, टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा था। इसमें क्या होगा, ये एक ड्रिंक है, ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने बताई टाइप स्ट्रिंग, लेकिन स्ट्रिंग का मतलब ये है कि कोई भी स्ट्रिंग नहीं स्टोर करा दो, ठीक है, इन्हीं दोनों में से कोई स्ट्रिंग यहाँ पे आ सकती है बस। इसके अलावा और कोई भी स्ट्रिंग आप भेजते हो उसको, फॉर एग्जांपल पेप्सी भेज देते हो तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा उसके बाद फिर रिक्वायर्ड के ऊपर इन्होंने फंक्शन रखा है, फंक्शन रिटर्न दिस डॉट बेकन ग्रेटर देन 3। क्या मतलब हुआ इसका, पहले रिक्वायर्ड में क्या रखा हुआ था, खाली ट्रू फॉल्स इस तरह की वैल्यूज़ चल रही थी ना कि ट्रू है या फॉल्स है। इस बार क्या होगा, हर बार रिक्वायर्ड चेक करने के लिए पहले वो एक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर क्या चलाएगा, पहले चेक करेगा कि अगर हमारी करंट बेकन जो है वो अगर 3 से ज़्यादा है तो फिर ड्रिंक की जो वैल्यू है वो रिक्वायर्ड है, वरना फिर रिक्वायर्ड नहीं है। ये वाली लॉजिक तो पता है ना, ये क्या करती है, ट्रू फॉल्स बताती है ना। और ये दिस डॉट बेकन के अंदर कौन सी वैल्यू आ रही होगी, ये वैल्यू जो भी मैंने यहाँ पे पास करूँगा वो। अब उसने फिर यहाँ पे अब दोबारा एक चीज़ है यहाँ पे साथ में एक और, अब एक ऑप्शनल चीज़ हमें बताइए एक और, वो क्या है, मैसेज। मैसेज मतलब ये वही फील्ड है आपके एरर की फील्ड, ठीक है। इन्होंने क्या कहा, यहाँ पे इन्होंने बनाया ड्रिंक, ठीक है, ड्रिंक के अंदर बताइए इन्होंने टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। ड्रिंक के अंदर कौन कौन से ड्रिंक्स अलाउड है अभी, कॉफ़ी और टी, ठीक है, लेकिन उसके अलावा कोई भी अलग वैल्यू अगर आ जाती है तो ये क्या करेगा, ये मैसेज थ्रो करेगा। और मैसेज के अंदर ये जो डॉलर वैल्यू ये क्या है, यूज़र ने जो भी दे दी, फॉर एग्जाम्पल यूज़र ने क्या कहते हैं अगर कैपेचिनो का कह दिया, ठीक है, तो वो एक्चुअल वैल्यू जो है वो उसकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है, और आगे आ जाएगा इज़ नॉट सपोर्टेड। अब हमारे पास आ रहे हैं कस्टम वैलिडेटर्स। कस्टम वैलिडेटर्स यानी अब तक के ऊपर जितनी भी चीज़ें थी, अगर उसके अलावा कोई आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास कोई चीज़ आ गई कि जहाँ पे आपने वैलिडेशन लगानी है कि ये वाली कोई कंडीशन होगी, इस कंडीशन पे अगर कोई पूरा उतरता है तो ठीक है डेटाबेस में रख दो, अगर नहीं उतर रहा तो फिर नहीं रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर एग्जांपल इनकी जो एग्जांपल है इन्होंने फ़ोन की बताई, फ़ोन नंबर है ना, फ़ोन नंबर हमारे पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है उसको वैलिडेट करना, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है कोई भी यूज़र किसी भी तरह से अपना गलत फ़ोन नंबर डेटाबेस में मेरे स्टोर ना करवा पाए, ठीक है, जब तक कि उसका फ़ोन नंबर वैलिड नहीं होगा मेरे डेटाबेस के अंदर नहीं जाना चाहिए उसका रिकॉर्ड, सही है। अब यहाँ पे उसके लिए हमने क्या किया, इन्होंने कहा उसकी टाइप जो होगी वो होगी स्ट्रिंग, ठीक है, फिर वैलिडेट बनाया। ये जो वैलिडेट की है ना, ये यूज़ होती है हमेशा कस्टम वैलिडेटर्स के लिए, ठीक है। और वैलिडेट के अंदर इन्होंने सबसे एक तो मैसेज बता दिया, ठीक है, मैसेज के तो कोई मसला नहीं है ना कि भाई ये वाला जो आपका फ़ोन नंबर है ये वैलिड नहीं है, ठीक है, यानी कभी भी अगर ये वैलिडेटर हमारे ऊपर वाला अगर फेल होता है तो फिर ये चीज़ नहीं चलेगी, ठीक है। अब आ रहे हैं हमारे पास वैलिडेटर के ऊपर। वैलिडेटर में क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर वी है, वी का मतलब वैल्यू, जो यूज़र ने अभी करंट वैल्यू एंटर की है फ़ोन नंबर के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने क्या लगा दिया, सिंपल एक रेजेक्स लगा दिया, ठीक है, कि पहले एक 3 नंबर होने चाहिए, फिर 3 नंबर और फिर 4 नंबर, ठीक है। तो ये हम अक्सर वो डैश के इसके अंदर लिख रहे होते हैं ना, ठीक है, अक्सर आपने देखा है ना वो उस पर लिखते हैं, तो उस तरीके से वो आपको लगा के वो चेक करेगा। तो एक्चुअल 10 नंबर ने यहाँ पे आप बोलोगे 11 होते हैं, तो बेसिकली आपके 11 जो होते हैं ना वो आप ज़ीरो लगा रहे होते हो उसमें, ठीक है, ज़ीरो जो है वो आपके नंबर में शामिल नहीं हो रहा होता। आपका एक्चुअल नंबर आपने कभी इंटरनेशनल क्लाइंट को कभी दिया है, आप कैसे देते हैं उसको, +92 करके, ज़ीरो नहीं लगाते, ठीक है। तो वो जो +92 आता है ना वो एक्चुअली आपका कंट्री कोड है, ज़ीरो हट जाता है वहाँ पे उस टाइम पे। ज़ीरो का मतलब होता है लोकल, ठीक है, हमारे लिए ऐसा होता है, पता नहीं दूसरी कंट्रीज में होता है कि नहीं होता। अच्छा तो खैर हम क्या कहते हैं +92 लगा देते हैं, तो बाकी +92 के अलावा ज़ीरो हटाने के बाद जो एक्चुअल हमारे पास नंबर बचा कितना बचा, 10, वो एक्चुअल नंबर होता है असल आपका। जितने भी आपके पास फ़ोन नंबर्स होते हैं ना वो हमेशा 10 डिजिट्स के होते हैं, ठीक है। अगर ये रिजेक्ट्स क्लियर हो जाती है, ठीक है, तो मतलब यहाँ से फिर वैलिडेटर में क्या चला जाएगा, ट्रू, और ट्रू चला गया तो फिर ये डेटा सेव हो जाएगा। और अगर यहाँ से इसका जो आंसर आया वो क्या आ गया, फॉल्स, तो फिर क्या होगा, जो भी यहाँ पे प्रॉप्स में यानी जो भी डेटा मिला है उसकी वैल्यू निकालेगा यहाँ से और उसके बाद लिख देगा इज़ नॉट अ वैलिड फ़ोन नंबर। अच्छा वैलिडेट है, वैलिडेट जैसे है ना, ऐसी यहाँ पे यूज़र डॉट वैलिडेट सिंक भी है। सिंक का मतलब पता है क्या है,
ये रोक के रखेगा, अगली लाइन पे नहीं जाने देगा जब तक ये चल नहीं जाता। अच्छा, ये हमारे पास सिंक थे और ये हमारे पास ए सिंक आ गए, ठीक है। सिंक और ए सिंक में तो फ़र्क पता है ना सबको। तो ए सिंक्रोनस के अंदर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये ए सिंक्रोनस आ गया, ठीक है। ये बेसिकली प्रोमिसेस की इम्प्लीमेंटेशन हुई है यहाँ पे, ठीक है। अगर वो वैलिडेटर जो है वो क्या कहते हैं, अभी तो फिलहाल इन्होंने हार्ड कोडेड किया हुआ है सबको, प्रॉमिस डॉट रिजेक्ट, लेकिन बेसिकली आप अंदर कंडीशन बनाते हो रिटर्न प्रॉमिस करके कि रिजॉल्व कराना है कि रिजेक्ट कराना है। तो जो वैलिडेटर है वो बेसिकली एक्चुअली एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। हमने बनाया है ना, प्रॉमिस रिटर्न करवाया ना हमने, बस। आप यहाँ पे एसिंक फंक्शन भी रख सकते हो, वैलिडेटर जो है ना इसको एसिंक्रोनस फंक्शन भी बना सकते हो। एसिंक फंक्शन बनाते हैं ना हम, उस तरीके से एसिंक फंक्शन बना के उसमें अवेट वगैरह यूज़ कर। अगर एसिंक फंक्शन, जब भी आप कोई एसिंक फंक्शन बनाते हो ना, बेसिकली वो फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉमिस रिटर्न करने लग जाता है। अच्छा, फिर दोबारा से वही ये रिजेक्ट्स वाली इस तरह की चीज़ें इन्होंने बनाई हैं। एक वैलिडेटर बना लिया और उसके अंदर इन्होंने कहा कि भाई उसका रेड, वाइट या गोल्ड होना चाहिए। अगर वो चीज़ नहीं है तो फिर यहाँ पे कलर डॉट वैलिडेट में बता दो कि कलर वैल्यू नॉट वैलिड, ठीक है, इनवैलिड कलर। अब बेसिक आपको ये कॉन्सेप्ट अगर वैलिडेट का क्लियर हो गया ना, तो फिर ये वाली तमाम लॉजिक्स तो आप खुद बना लोगे ना, है ना। कि भाई इफ़ के अंदर जो भी है उसका दिस डॉट गेट कर लो, नेम वगैरह, ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन से भी मिल जाएगा अगर आप कहीं फंस जाते हो कहीं पे तो। अच्छा, अब उसके बाद फिर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ रही है, वो है मिडिल वेयर्स। मिडिल वेयर्स क्या कर रहे होते हैं, क्या करते हैं बेसिकली। मिडिल वेयर आपको कोई भी काम जब भी आप डेटाबेस के अंदर परफॉर्म करा रहे हो, तो उस काम को परफॉर्म कराने से पहले आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस अपने डेटाबेस को पास करते हो कि जब भी मैं ये वाला काम कराऊंगा तो इस काम को करने से पहले पहले आपने क्या कहते हैं ये चीज़ें परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने एक पहले प्री का मिडिलवेयर बनाया, ठीक है। प्री का मतलब जो भी काम मैं करने वाला हूँ उस काम से पहले, ठीक है। और उसके अंदर क्या बताया, फाइंड वन एंड अपडेट, यानी जब भी मैं फाइंड वन एंड अपडेट करवाऊंगा उससे पहले, ठीक है। जब भी एक्चुअली आप फाइंड वन एंड अपडेट करने जा रहे होगे उससे पहले आप क्या करोगे, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दोगे, सही है। यानी जब भी मैं उसको बोलूँगा कि इस डेटा को फाइंड करो और इसको अपडेट कर दो, ये क्या करेगा, इस फंक्शन को एक बार रन कर देगा, ठीक है। अब उस फंक्शन के अंदर आप जो अपना चाहो वो करवा सकते हो, ठीक है। जैसे इन्होंने कहा मिडिल वेयर ऑन द पेरेंट डॉक्यूमेंट, मिडिल वेयर ऑन दी सब डॉक्यूमेंट, ठीक है। मेन स्कीमा बता दिया आपका, स्कीमा के टाइम पे ही आप इसको बता रहे हो, ठीक है, और चाइल्ड स्कीमा, ठीक है। तो जब भी वो अपडेट हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने मैं बताता हूँ इन्होंने यहाँ पे क्या काम किया है, हम आगे चलते हैं फिर बताते हैं। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि स्कीमा के अंदर स्कीमा डॉट प्री और सेव, यानी इसके अंदर मैं जब भी सेव कॉल कराऊंगा तो आप क्या कर दोगे, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा दोगे, ठीक है। इसमें फिर आप जो भी काम करा लो, इसमें भी वही नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है, आपको नेक्स्ट मिल जाता है। जब आप नेक्स्ट कॉल करा दोगे तो आप हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप कोई भी कंडीशन लग सकते हो कि डेटा क्या जा रहा है आपके पास, वो चेक करा सकते हो, उसको लॉग करा सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है ना। अगर आपने जैसे एक जगह पे मैं एक प्रोजेक्ट पे मैंने काम किया था, तो उसमें क्लाइंट की डिमांड ये थी कि उनको डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा चाहिए था ना, वो सारा का सारा इनक्रिप्टेड चाहिए था। यानी वो क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि भाई मुझे जितना भी डेटा रखना है ना डेटाबेस के अंदर सभी इनक्रिप्टेड होना चाहिए। तो मैंने कहा यार अब ये इसके ऊपर हम कैसे वैलिडेशंस लगा सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो फिर मैंने उसके लिए फिर मिडिलवेयर्स लिखे थे, हर फंक्शन के लिए एक मिडिलवेयर बना दिया था कि अगर सेव कॉल होगा तो जो एक्चुअल डेटा उसको मिल रहा होगा वो क्या करेगा, उसको पहले कन्वर्ट कर देगा इनक्रिप्टेड डेटा के अंदर, ठीक है, जो भी किसी भी की से अनलॉक हो पाएगा, ठीक है, की के बगैर अनलॉक नहीं हो पाएगा। तो वो इनक्रिप्टेड करने के बाद इनक्रिप्टेड डेटा को स्टोर करवाया था, ठीक है। और जब भी हम डेटा को मंगवा रहे थे अपने पास, क्यूरी परफॉर्म करवा रहे थे, तो उसके लिए भी मिडिलवेयर्स बनाए थे और उसके लिए फिर दोबारा से उस पर डिक्रिप्शन अप्लाई कर दी थी। तो जो एक्चुअल डेटा जो हमारा स्टोर हो रहा था सारा इनक्रिप्टेड हो रहा था, और जब भी आप डेटा को क्यूरी परफॉर्म करवा रहे होते तो उस टाइम पे आपको डेटा सही फॉर्म में मिल रहा था। तो इस तरीके से मतलब एक ये यूज़ केस हो सकता है आपका मिडिलवेयर्स का। बिल्कुल जैसे आपके पास प्री होते हैं उसी तरीके से पोस्ट होते हैं। अगर आपने कोई काम कर लिया है और करने के बाद अगर आपको कोई चीज़ परफॉर्म करवानी है, कि जैसे सेव, मैंने डेटा को सेव करवाया। अच्छा, कभी इसके लिए ना मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। क्या अक्सर अभी हम पढ़ेंगे हमारे पास ना मोंगूस के अंदर बनते हैं कनेक्शंस, ठीक है, डिफरेंट, यानी एक स्कीमा दूसरे स्कीमा से कनेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। अब वो कैसे होगा,
उसकी एक एग्जांपल ये मैं आगे चल के बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल जब भी आप स्कीमास को कनेक्ट करते हो ना, तो आपको हमेशा जो दोनों स्कीमास के अंदर जो डेटा होता है वो एक रिकॉर्ड दूसरे रिकॉर्ड से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो आपको फिर उससे अगर कोई नया रिकॉर्ड यहाँ पे एंटर करवा रहे हो ना, तो फिर आप उसके लिए क्या करते हो, आप उसके लिए पोस्ट वो रख देते हो ताकि वो दूसरे में जाके भी एंट्री करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब यहाँ पे कोई स्टूडेंट आ रहा है, ठीक है, तो स्टूडेंट की एक्चुअल एंट्री जो है वो तो हो रही है, लेकिन क्लास का एक अलग से रजिस्टर है, वहाँ भी उसकी एंट्री करनी है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक जॉब लिख दी कि जैसे ही यहाँ पे कोई स्टूडेंट आएगा, आप जाके जो क्लास की रजिस्ट्री है वहाँ पे भी उसकी एंट्री करके आना, ठीक है। अभी हम एक्चुअली पॉपुलेट के ऊपर आ रहे हैं, वो सारे हम देखेंगे रिलेशंस कैसे बनाएंगे हम इसमें। हालांकि नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, लेकिन मोंगूज जो है वो बेसिकली आपको स्कीमास को कनेक्ट करने का, ज्वाइन करवाने का आपको वो देती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। फिर एसिंक्रोनस भी है इसके अंदर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो आप एसिंक्रोनस वगैरह ही यूज़ करोगे, जो भी मैंने काम बताया ना उसके लिए। तो खैर अब मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ। अब हमारे पास आ रही है वो चीज़ जिसकी वजह से मोंगूज सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुई, सबसे ज़्यादा फेमस हुई, यानी ये मेन आज बस ये समझ लो कि आज की क्लास का जो मेन मकसद है ना, कि आज की क्लास हमने स्किप नहीं की, वो उसकी ये कि मैं आपको ये चीज़ एक बार समझाना चाहता था, ठीक है। ये अच्छा, अब मोंगूज के अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले एक इन्होंने स्कीमा बनाया। कौन सा स्कीमा बनाया? पर्सन स्कीमा, ठीक है। उसका मॉडल भी किस नाम से बना लिया? पर्सन, ठीक है। ये याद रखना, उस पर्सन स्कीमा का मॉडल किस नाम से बना हुआ है? पर्सन। और एक और स्कीमा है स्टोरी स्कीमा, और उस पर मॉडल बनी हुई है। मॉडल किस नाम से बना हुआ उसका? स्टोरी, ठीक है। अच्छा, इन्होंने पर्सन स्कीमा के अंदर क्या किया? यहाँ पे पर्सन स्कीमा के अंदर इन्होंने कहा कि भाई इसकी एक अंडरस्कोर आईडी वगैरह, ठीक है, ये तो आप चाहो तो दो, नहीं भी दोगे तब भी ये तो रखेगा ही रखेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास नेम हमने देख लिया, स्ट्रिंग, फिर हमने देख लिया एज, और क्या है? नंबर, ठीक है। फिर हमने कहा स्टोरीज। अब ये है मेन चीज़, ठीक है। इसमें इन्होंने कहा कि स्टोरीज के अंदर हमारे पास क्या होगा? एक एरे। पहले क्या है? एरे। एरे होगा, और एरे के अंदर क्या रखा हुआ होगा? उसकी जो टाइप होगी वो क्या होगी? स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। यानी इसके अंदर जो स्टोरीज के अंदर एरे होगा सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडीज़ का, यानी इसमें क्या रखी होंगी? सिर्फ ऑब्जेक्ट आईडीज़, और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और रेफरेंस के अंदर बताया, उसका जो रेफरेंस होगा वो कहाँ का होगा? स्टोरी का। यानी स्टोरी के अंदर हम डेटा एक्चुअली में सेव करवा रहे होंगे, और उसकी आईडीज़ जो हैं वो यहाँ पे रख लेंगे। यहाँ पे ये हो रहा है कि फॉर एग्जांपल मेरे पास फेसबुक का, फॉर एग्जांपल अगर मैं एक डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर फेसबुक में बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तो यूज़र का स्कीमा बन गया, ठीक है। और हर यूज़र की मल्टीपल पोस्ट हो सकती हैं, लेकिन पोस्ट का डेटाबेस अलग है, ठीक है। तो कौन से यूज़र की कौन सी पोस्ट थी वो मैं कैसे कनेक्ट करूँगा? हर यूज़र के अंदर ये करूँगा कि पोस्ट का एक एरे बना दूंगा, ठीक है। और उसमें जितनी भी वो पोस्ट लगाता जाएगा, हर बार उसकी आईडी जो है वो उसके अंदर पुश कराता जाऊँगा, उसकी पोस्ट के एरे के अंदर, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि कौन से यूज़र ने कौन सी पोस्ट बनाई थी, ठीक है। या तो फिर मैं ये करूँगा कि वो जो मेरा पोस्ट का जो एक्चुअल स्कीमा बनेगा, ठीक है, उसके अंदर मैं एक यूज़र की फील्ड रख दूँ, और उसमें यूज़र की ऑब्जेक्ट आईडी रख दूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये पोस्ट किस यूज़र ने बनाई है, ठीक है। या दोनों काम भी कर सकता हूँ। ये मेरे अपने ऊपर है कि मुझे क्वेरी किस तरह से करवाना है डेटा को, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कभी कभी ये रिक्वायर्ड होती है इस तरह की चीज़ कि भाई फ़लाँ यूज़र की जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी ले आओ। अब मैं क्या करूं? पहले सारी पोस्ट को मंगवाऊंगा, और उसके बाद फिर यूज़र का डेटा मंगवाऊंगा, फिर एक एक करके इफ एल्स लगा के चेक करूंगा, फॉर लूप लगा के। ऐसा तो नहीं करूंगा ना मैं। मुझे पहले से ही रेफरेंस सेट कराने पड़ेंगे कि कौन सा डेटा किस डेटा से के साथ बिलोंग करता है। जैसे मैंने अभी यूज़र की और पोस्ट की एग्जाम्पल दी आपको, ठीक है। आपके केस के अंदर क्या होगा? आपके केस में भी आपको रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे। आपको हर कस्टमर का ऑर्डर जो बनाओगे आप, उसके साथ बनाना पड़ेगा कि इस कौन कौन से कस्टमर के कौन कौन से ऑर्डर्स हैं, ठीक है। ऑर्डर का स्कीमा बनेगा ना एक आपका, ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट्स का स्कीमा बनेगा, तो हर ऑर्डर के अंदर प्रोडक्ट्स की आईडीज़ का एरे आपको सेट कराना पड़ेगा कि उसने इस ऑर्डर के अंदर कौन कौन सी प्रोडक्ट मंगवाई है,
और किस किस क्वांटिटी में मंगवाई है, तो वहाँ पे भी आपको आईडीज़, तो आप अंडरस्कोर आईडीज़ जो मोंगो की होती है ना, वो भी आप अपने पास स्कीमा के अंदर स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, वो आप करवा रहे हो यहाँ पे, आपने यहाँ पे उसको बताया टाइप क्या है आपकी स्कीमा डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। तो आप अब कह सकते हो कि सर यहाँ पे हम उसको स्ट्रिंग भी तो कह सकते थे ना। ऑब्जेक्ट आईडी भी हमने देखा था ना, स्ट्रिंग की तरह ही होती है ना, अल्फा न्यूमेरिक होती है, हम स्ट्रिंग भी तो दे सकते थे। इसको स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी बताने का फ़ायदा और फिर रेफरेंस भी बताने का फ़ायदा, तो वो हम अभी आगे देखते हैं कि इसका क्या फ़ायदा होगा। फिर हमारे पास आ रहा है स्टोरी स्कीमा। अब स्टोरी स्कीमा के अंदर इन्होंने क्या इन्फॉर्मेशन सेव करवाई, ऑथर की इन्फॉर्मेशन, लेकिन ऑथर की इन्फॉर्मेशन इन्होंने क्या कहा, स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी। अब रेफरेंस किसका दिया, पर्सन का, यानी यहाँ पे कोई ऐसी ऑब्जेक्ट आईडी आएगी जो कि पर्सन में से होगी। ठीक है, यानी पर्सन में से किसी रिकॉर्ड की होगी। ठीक है, और इसी तरीके से इन्होंने फैंस के लिए भी बना दी कि इस स्टोरी के फैंस कौन कौन है। ठीक है, और इसमें क्या रखा है इन्होंने, एरे। यहाँ पे देख रहे हो एरे नहीं रखा था क्योंकि ऑथर मल्टीपल नहीं हो सकते, ऑथर तो एक ही होगा ना उस स्टोरी का। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने क्या रखा, फैंस के अंदर एरे, और यानी कि मल्टीपल फैंस हो सकते हैं हमारे पास, और वो जो फैंस होंगे वो भी कोई ना कोई पर्सन ही होंगे ना, उन्होंने भी तो अपना अकाउंट बनाया ही होगा यहाँ पे, है ना, तो उनकी आईडीज यहाँ पे रख दी। अब इसके फ़ायदे पे आते हैं कि इस तरह से काम करने का फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि हम इसमें करवाएंगे पॉपुलेट, ये आ गई हमारे ऑथर। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ऑथर क्रिएट किया, हमने कहा कांस्टेंट ऑथर इक्वल्स टू न्यू पर्सन, कोई मसला नहीं है ना। ठीक है, ये वाला ऑथर छोड़ दो, ये तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हम एक नया पर्सन क्रिएट कर रहे हैं। अभी हमने देखा था ना पर्सन के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पे उसको पास कर दी, आईडी पास कर दी, और नेम एज, आईडी आप ना भी रखो। ठीक है, पता नहीं इन्होंने क्यों एग्जाम्पल में रख दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप सिंपल उसको नेम और एज दे दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने क्या कहा, ऑथर डॉट सेव कॉल करा दिया। ठीक है, और सेव का जो बेसिकली फंक्शन था, उन्होंने कहा अगर वो ठीक है, यानी उसमें कोई एरर नहीं आया, तो फिर क्या करो, एक नई स्टोरी भी सेव करवाओ, और उसमें क्या करो, वो जो ऑथर हमने यहाँ पे रखा था, ऑथर डॉट सेव करवाया था, उसकी जो अंडरस्कोर आईडी है वो क्या कर दो, स्टोरी के अंदर ले जाके रख दो। नहीं समझ आई, बताता हूँ। अच्छा, अब मुझे समझ में आ रहा है इन्होंने अंडरस्कोर आईडी क्यों रखी है। इन्होंने ना एक अजीब सा काम किया है। बेसिकली इन्होंने यहाँ पे ये जो अंडरस्कोर आईडी रखी है ना, इसलिए रखी है ताकि ऑथर के अंदर डॉट अंडरस्कोर आईडी आ जाए और ऑथर के अंदर से हम उसको निकाल लें। हालांकि वही डेटा आपको इसके अंदर भी यहाँ पे मिल जाता है। एरर के बाद अगर डेटा आप करो ना, तो डेटा के अंदर आपको जो है ना वो यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी नए इंसर्टेड ऑब्जेक्ट की आपको मंगूज ला के दे रहा होता है। ठीक है, हमने देखा भी था ना, हमने पोस्टमैन चला के, उसमें हमें मिल रही थी वो चीज़। अच्छा, तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि भाई एक पर्सन क्रिएट करो। पर्सन क्रिएट किया, पर्सन की आईडी आ गई हमारे पास। इन्होंने फिर क्या किया, इन्होंने स्टोरी सेव कराई, और स्टोरी सेव कराते वक्त उसके ऑथर की जगह वही जो अभी हमने पर्सन क्रिएट किया था उसी की आईडी भेज दी कि इसका ऑथर ये बंदा है। वही डेटा अभी हमने बनाया ना कि हमने इसके अंदर हम इसका डेटा रखेंगे, उसके अंदर इसका डेटा रखेंगे, वही इन्होंने किया। ठीक है, एक पहले पर्सन क्रिएट करा, यानी समझ लो यूज़र ने साइनअप किया अभी, सही है, और साइनअप करने के बाद उसने एक स्टोरी क्रिएट की। ठीक है, जैसे ही उसने स्टोरी क्रिएट की, हमने क्या किया, हमने कहा अच्छा ठीक है ये बंदा स्टोरी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, हम इसकी एक ऑब्जेक्ट आईडी निकाल लेते हैं। इसकी ऑब्जेक्ट आईडी क्या है, मुझे पता चल गई इसकी ऑब्जेक्ट आईडी। उसकी स्टोरी सेव कराते वक्त मैंने उसकी ऑथर की फील्ड में उसकी ऑब्जेक्ट आईडी रख दी, ताकि मुझे बाद में पता चल सके कि इस स्टोरी को लिखा किसने था। अगर मैं ये आईडी ना रखूं तो नहीं पता चलेगा ना। यही काम ये लोग यहाँ पे कर रहे हैं। ऑथर रखा, ऑथर के अंदर ये देखो ऑथर की जो फील्ड बनाई इन्होंने स्टोरी के अंदर, न्यू स्टोरी के अंदर, उसमें ऑथर की करंट अंडरस्कोर आईडी उसने पास कर दी। ये लिखा हुआ असाइन दी अंडरस्कोर आईडी फ्रॉम दी पर्सन, और फिर उसको सेव करवा दिया। अब यहाँ तक अभी हमने नॉर्मल काम किया है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज़ भी हमने नहीं देखी कि जिसके हमें लगे कि हाँ यार इसका कोई फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, बस हाँ रेफरेंस हमने स्टोर कराया, यानी हमें अंडरस्कोर आईडी के तौर पे पता चल सकता है। अब मोंगूज जो है वो इसके ऊपर क्या फ़ीचर दे रहा है, हमें क्या बेनिफिट दे रहा है, वो अब हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अब कहीं पर स्टोरी अपनी लगानी है। ठीक है, और स्टोरी लगाते वक्त आपको क्या क्या चाहिए होता है, आपने स्टोरी में उसका टाइटल लिखा। ठीक है, जो भी उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ जो भी था, पूरी स्टोरी आपने लगा दी। वो लगाने के बाद अब ऊपर आपने अक्सर देखा होगा उस पर क्या आ रहा होता है, उसका ऑथर का नाम। ठीक है, और कहीं कहीं पे ऑथर की और मल्टीपल डिटेल्स भी होती हैं एक आध इसके अलावा। ठीक है, कि इसकी और कौन कौन सी स्टोरीज़ हैं और ये क्या है, मतलब ऑथर का डेटा भी अक्सर आ रहा होता है। देखा है ना आपने इस तरह से, कहीं पे पोस्ट आपने मीडियम वगैरह पे देखी होंगी, पोस्ट देखी है ना, तो उन पे आ रही होती हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा स्टोरी डॉट फाइंड वन, यानी स्टोरी में से एक फाइंड करके लेकर आओ। ये तो पता है ना, स्टोरी डॉट फाइंड वन। फिर उन्होंने कहा टाइटल कसिनो रॉयल, यानी कसिनो रॉयल के नाम से कोई स्टोरी है उसको लेकर आ जाओ।
जिसका टाइटल ये हो, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा डॉट पॉपुलेट ऑथर, यानी उसमें जो हमने ऑथर की फील्ड बनाई थी उसमें हमने क्या स्टोर कराया था, ऑथर की यानी यूज़र की, पर्सन की अंडरस्कोर आईडी। आप क्या करो, इसकी आईडी का डेटा उसके एक्चुअल डेटा से रिप्लेस कर दो। अब समझ में आया? यानी जब मैं स्टोरी मंगवाऊंगा तो पर्सन के अंदर उसकी अंडरस्कोर आईडी नहीं मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा, पर्सन का एक्चुअल डेटा मिलेगा। कैसे देख लेते हैं, इन्होंने कहा। और उसके बाद फिर इन्होंने कह दिया ठीक है डॉट एग्जीक्यूट, और बाकी स्टोरी वगैरह उसको यहाँ पे मिल गई। अब यहाँ पे ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं स्टोरी डॉट ऑथर डॉट नेम। ऑथर के अंदर हमने क्या रखवाया था, सिर्फ आईडी रखवाई थी ना, नेम की फील्ड कहाँ से आ गई। ऑथर ऑब्जेक्ट कैसे बना, पॉपुलेट से। पॉपुलेट ने क्या किया, उसकी आईडी को उठाया, अच्छा इसकी ऑथर के अंदर ये वाली आईडी रखी हुई है, जाओ उसके अंदर, क्योंकि हमने रेफरेंस ऑलरेडी बताया हुआ था यहाँ पे कि जो रेफरेंस होगा वो किसका होगा यहाँ पे, ठीक है। हमने बताया था कि ऑथर के अंदर रेफरेंस जो है वो पर्सन का, तो वो डायरेक्टली पर्सन के मॉडल के अंदर चला गया, ठीक है। और ये वाली आईडी लेके चला गया, ठीक है। और यहाँ पे उसने उस पर्सन के अंदर आईडी ढूंढी, ठीक है। उसने कहा ये वाली आईडी है, उसने ये वाला सारा डेटा उसका उठाया और उसको कहाँ रख दिया, उस जगह पे उसकी आईडी को रिप्लेस करवा दिया उसके एक्चुअल डेटा के साथ। ये जो है वो बहुत मज़े का फीचर है मोंगूस का। और अगर ये ना हो तो आपको इतनी ख्वारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप कोई भी काम करोगे आपको हमेशा क्या कहते हैं डेटा तो उसी तरह का चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे SMIT का अगर डेटाबेस बना रहा हूँ, ठीक है। अब SMIT के डेटाबेस के अंदर मुझे फॉर एग्जांपल क्लासेस बनानी है, या उस क्लास की अटेंडेंस का सारा डेटा चाहिए, ठीक है। या टीचर है, टीचर की क्लास का अटेंडेंस चाहिए फॉर एग्जांपल, फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टीचर का डेटा उठाऊंगा, ठीक है। उसकी तमाम क्लासेस मुझको मिलेंगी, ठीक है। फिर एक एक करके ऑब्जेक्ट आईडी सबकी मिली ना, फिर एक एक करके दोबारा अब क्लासेस के ऊपर जाके कोई परफॉर्म कराऊंगा, फिर उसकी क्लासेस मिलेंगी, ठीक है। अब उस क्लास के अंदर फिर जाके अटेंडेंस निकालूंगा, उनकी अटेंडेंस की भी अंडरस्कोर आईडी रखी होगी ना उसके डेटा की, कहीं ना कोई जिस दिन का डेटा होगा उस हिसाब से, तो फिर उसको दोबारा फिर जाके वो करूँगा। लेकिन अगर मैं सिंपल पॉपुलेट चला दूँ तो क्या होगा, मोंगोस खुद ही उसको रिप्लेस कर आके फटाफट मुझे दे देगा। ये जो अभी मैं बता रहा था ना आप लोगों को, प्री वाला जो आप काम कर सकते हो, प्री वाला काम आप इसी तरह के अगर आपने रिलेशन बनाया हुआ है ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो रिलेशन बनाने के टाइम पे क्या हो रहा था, जब भी आप रिलेशन बनाते हो ना आपको एक ख्वारी करनी पड़ती है। वो क्या ख्वारी होती है, वो ये कि जब भी आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्सन का डेटा अपडेट करोगे तो आपको स्टोरी भी अपडेट करनी पड़ेगी स्टोरी के अंदर, ठीक है। या चलो अगर आईडी के हिसाब से नहीं, फॉर एग्जांपल जितनी बार भी आपकी स्टोरी क्रिएट हो रही है आपको पर्सन की अंडरस्कोर आईडी तो चाहिए, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है, या जब भी आप कोई परफॉर्म, या चलो इस तरह की बहुत सारी चीज़ होती है। मेरे पास एग्जांपल अभी रखी हुई मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उसमें अक्सर आपके पास यही ख्वारी होती है। तो इसमें ना मिडिल वेयर्स बहुत काम में आ जाते हैं। आप प्री पोस्ट वगैरह के मिडिल वेयर बना के ये वाले तमाम ख्वारी वाले जो काम है ना वो एक बार उसके अंदर डिफाइन कर दो। हर बार जब आप डेटा को मंगवाओगे या सेव करवाओगे वो ये वाले काम, ये वाली जो ख्वारी है आईडी उठाने की, आईडी रखने की उसमें, और इस तरह से सारे काम है ना वो खुद कर लेगा, एक बार डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा मेरे पास ना एक क्या कहते हैं एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसके अंदर उस टाइम पे ना मोंगूस के अंदर मुझे नहीं पता कि उस टाइम पे मोंगूस के अंदर क्या कहते हैं मिडिल वेयर्स थे या नहीं, तो मैंने मिडिल वेयर्स की तरह काम नहीं किया। मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये उस वक्त का मेरा कोड है जब मेरे पास क्या कहते हैं उस टाइम पे हमारे पास एंगुलर 1 होती थी। तो ये प्रोजेक्ट जो है ना ये मर्न स्टैक का ही है, मीन स्टैक का है बेसिकली, लेकिन ये बना हुआ है एंगुलर 1 के ऊपर। ये देख रहे हो, डेट देख रहे हो। अब ये उस टाइम पे क्या कहते हैं हमने बनाए थे, मतलब ये एक प्रैक्टिस प्रोजेक्ट था मेरा, कोई प्रोफेशनल प्रोजेक्ट नहीं है, तो इस वजह से ये रखा हुआ है गिटहब पे। अच्छा एक यूज़र का स्कीमा बना हुआ है, ठीक है। उसमें यूज़र की ईमेल की फील्ड है, पासवर्ड की फील्ड है और नाम की नेम है, ठीक है। और अच्छा इसमें ये जो प्रोजेक्ट है ना इसमें मल्टीपल टीम्स होती हैं, ठीक है। एक यूज़र अपनी मल्टीपल टीम्स बनाता है और ख़ुद भी मल्टीपल टीम्स का मेंबर हो सकता है, ठीक है। यानी कुछ टीम ऐसी हैं जो वो खुद बना रहा है, ठीक है। यानी कुछ जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप्स की एग्जांपल ले लो, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें वो मेंबर है, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसे हैं जो उसने खुद बनाए यानी जिसमें वो एडमिन है, ठीक है। उस तरीके से उसकी एग्जांपल ले लो। तो यहाँ पे मैंने बताया कि भाई यूज़र की माई टीम्स वो होंगी जो उसने खुद क्रिएट की हैं, और मेंबर ऑफ के अंदर वो जिस टीम का वो पार्ट है, ठीक है। तो सब के अंदर हमने क्या बताया, मैंने कहा स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट आईडी यहाँ पे आएगी और रेफरेंस क्या हो जाएगा उसका टीम, और जैसे इसमें भी मैंने बता दिया डिफ़ॉल्ट उसका एम्प्टी एरे और इसका भी डिफ़ॉल्ट एम्प्टी एरे। यानी यूज़र क्रिएट करवाते वक्त अगर मैं माई टीम्स और मेंबर ऑफ का डेटा ना दूँ तो इसमें आप फ़िलहाल के लिए क्या रख देना, एम्प्टी एरे रख देना, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मॉडल्स के अंदर हमारे पास टीम स्कीमा आ रहा है। अब टीम्स के अंदर क्या रखा हुआ है ये देखो, अब टीम्स के अंदर हमारे पास
यहाँ पे रखा हुआ है वार टीम स्कीमा इज इक्वल्स टू न्यू स्कीमा, ठीक है। नेम, टीम का नेम क्या है, ठीक है। टीम के अंदर मेंबर्स का समान डेटा। अब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मेंबर्स आ रहे हैं, यानी हर टीम के अंदर मुझे मेंबर की इन्फॉर्मेशन भी चाहिए थी, ठीक है, कि उसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। यानी बंदों के अंदर तो है कि बंदों के पास उसकी अपनी टीम्स कौन कौन से हैं, लेकिन इस करंट टीम के कौन कौन मेंबर है मुझे ये भी चाहिए कि अगर मैं सिर्फ यूज़र मेरा टीम का डेटा मंगवा रहा है तो उसको नीचे मेंबर्स भी तो शो करने हैं उसके सारे, ठीक है। तो उसके लिए फिर मैंने इसको दोनों तरफ से रखा। तो यहाँ पे फिर क्या हुआ, मेंबर्स का डेटा आ गया। अब यहाँ पे रेफरेंस किसका बन रहा है, यूज़र, जिसको हम देख कर रहे हैं अभी, ठीक है। और इसमें आ गया एडमिन। एडमिन क्योंकि एक ही हो सकता है इसलिए उसको मैंने क्या रखा, एरे नहीं रखा, इसको ऑब्जेक्ट सिंपल बताया, ठीक है। यहाँ पे एरे नहीं हो सकता, ठीक है। एडमिन हमने सिर्फ एक ही अलाउ किया हुआ है, ठीक है। फिर हमारे पास आ गई टीम आईडी और टाइप इसकी स्ट्रिंग और यूनिक ट्रू, ठीक है, यानी कोई ना कोई एक स्ट्रिंग होगी। टीम आईडी क्या चीज़ है, जैसे आपके पास आपकी कोई चैनल आईडी होती है ना, ठीक है, देखा आपने फेसबुक आईडी प्रोफाइल जो होती है आपकी यूआरएल जो बनती है, इस तरह की आईडी है ये, ठीक है आपकी, यानी जो भी आईडी आप बना रहे हो ये यूनिक होनी चाहिए, एक ही यूज़र की मल्टीपल नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास रिपोर्ट सेटिंग्स वगैरह है कि हमारे पास कहाँ पे किस तरह का डेटा होगा, बुलियन, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। और फिर मिन मैक्स वगैरह, टीम रिमाइंडर फॉर, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। और इसको हम कर रहे हैं बैक। और फाइनली मैं आपको दिखा रहा हूँ रिपोर्ट्स। हर टीम की रिपोर्ट्स होती हैं, ठीक है, उसमें कुछ क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो सबमिट करने होते हैं, तो बाकी ये सी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब इसको काम करते वक्त इसमें क्या किया था, हम यहाँ पे आते हैं। ये गेट बनाया इन्होंने, हमने, ठीक है। गेट किसका बनाया, कॉलन टीम आईडी। कॉलन पता है ना कब लगाते हैं हम, डायनामिक पैरामीटर्स होते हैं ना, राउट पैरामीटर्स हमारे पास, राउट पैराम्स, वो उसके लिए, ठीक है। फिर हमने कहा टीम डॉट फाइंड वन, टीम के अंदर से एक फाइंड कर लो जिसकी भी ये वाली टीम आईडी है, और उसके बाद फिर उसमें से पॉपुलेट करा लो मेंबर्स को, और उसमें से सिर्फ मुझे डेटा कौन कौन सा चाहिए मेंबर्स का, सिर्फ नेम और ईमेल, यानी सारा डेटा मुझे ला के नहीं दे देना, ठीक है। मुझे सिर्फ नेम और ईमेल चाहिए, तो मुझे सिर्फ नेम और ईमेल ला के दे देना। और इसी के साथ साथ उसमें पॉपुलेट आपने क्या कराना है, एडमिन को भी करा देना, और उसमें भी मुझे सिर्फ नेम और ईमेल ही चाहिए। फिर एग्जीक्यूट करवा लिया, और ये सारे बाकी के काम हमारे जो भी हमारी लॉजिक थी वो हमने बना ली। इसी तरीके से हमारे पास पोस्ट आ गया ऐड मेंबर का, यानी टीम के अंदर अगर कोई मेंबर आपको ऐड करना है तो, ठीक है। उसके लिए फिर हमारे पास पहले हमने टीम में से टीम को पहले फाइंड करवाया, ठीक है। और टीम में क्या किया, टीम डेटा डॉट एडमिन इक्वल्स टू, पहले तो एडमिन की वेरिफिकेशन होगी ना कि एडमिन है। हालांकि यहीं पे फाइंड वन के अंदर ही हम ऑब्जेक्ट लगा के हम दे सकते थे, ठीक है। कैसे, एडमिन का डेटा भी दे देते, है ना, एडमिन का डेटा भी पास कर देते तब भी हो जाता, लेकिन वो कस्टम एरर होता। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं अपना एरर, जो कस्टम एरर था वो मैं देता उसको। अगर हम यहाँ पे कराते ना तो फिर वो उसका एरर आता कि डेटा नहीं मिला, ठीक है, वो जो कि ठीक नहीं होता है ना। हम यूज़र को सिर्फ डायरेक्टली ये बताएंगे ना कि भाई आप एडमिन नहीं हो, आप ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वजह से फिर इसके लिए मैंने कस्टम इसकी इफ की कंडीशन बनाई थी। फिर हमारे पास आ गया वेरिएबल यूज़र इक्वल्स टू, जो भी यूज़र का डेटा था वो हमने उसका रखा। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐड मेंबर, ठीक है। अच्छा, ऐड मेंबर के लिए हम पहले नया यूज़र क्रिएट किया हमने, यूज़र डॉट सेव, ठीक है। ये आ गया यूज़र डॉट सेव, है ना। कोई भी नया मेंबर ऐड हो रहा है तो यूज़र भी तो क्रिएट होगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि उसने अभी तक हमारी एप्लीकेशन पे साइन अप ही ना किया हो। हालांकि अभी वो कंडीशन मैंने रखी नहीं है, लेकिन होनी चाहिए थी यहाँ पे, लेकिन ये प्रैक्टिस प्रोजेक्ट है तो उसमें चल जाएगा। बाकी एक्चुअल कंडीशन इसकी ऐसे बननी चाहिए थी कि पहले यूज़र के अंदर से फाइंड करे कि इस ईमेल आईडी जो भी यूज़र ने दी है मुझे ऐड करने के लिए, ये मेरे पास ऑलरेडी साइन अप है या नहीं, यानी मेरे डेटाबेस में इसका ऑलरेडी डेटा है कि नहीं है। अगर इसका डेटा ऑलरेडी मेरे डेटाबेस में होता तो फिर मैं क्रिएट नहीं करता यहाँ पे, ठीक है। मैं सिंपली उसकी अंडरस्कोर आईडी जो है ना वो उठा के रख देता अपने पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यूज़र क्रिएट हो रहा है हर बार जब भी आप किसी भी नए यूज़र को इनवाइट करते हो तो। और फिर टीम डेटा देख रहे हो, टीम डेटा डॉट मेंबर्स डॉट पुश, जो भी यूज़र डेटा डॉट अंडरस्कोर आईडी था, जो भी मैंने अभी क्रिएट कराया यूज़र, उसकी अंडर आईडी को मैंने पुश करवा के टीम डेटा डॉट सेव करवा दिया। तो इसके लिए खैर मैंने यहाँ पे सारा कचरा कर दिया है। आपको इसके लिए आपके पास हेल्पर फंक्शंस होते हैं। अब आपको मैंने प्रॉपर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर सारा बता दिया नोट के अंदर कि आप कहाँ पे कौन सी चीज़ रखोगे। तो ये सारी की सारी जो लॉजिक्स अभी मैंने जितनी भी बनाई है ना, ये सारी की सारी ये आप अलग उसमें रखोगे, आप अपने राउट्स की फाइल के अंदर कचरा नहीं करोगे जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया हुआ है ना।